फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2 आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके आगे की बात करेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि सर ने ड्रेस कैसे चेंज कर रखा है, आज ना तो लोगो है ना ब्लैक कलर की वो टी शर्ट है, आज येलो येलो कैसे। तो यार देखिए, आज येलो येलो इसलिए है क्योंकि आज हम लोगों को पता है कि आज क्या है ना। लेक्चर जो आज रिकॉर्ड हुआ है वो कल आएगा, ठीक है, तो इसी वजह से आज हम लोगों ने येलो पहना हुआ है। चलिए आप पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो यार मेरे दोस्तों, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को डिस्कस करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था वहां पर मैंने डिस्कस किया था पीएच, है ना, पीएच ऑफ वीक एसिड। अब हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो किस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। यदि कहीं पर दो वीक एसिड है और उनके पीएच का डिस्कशन करना हो तो कैसे करोगे। तो जरा दोस्तों देखो, मैंने सपोज किया HA एक वीक एसिड है, ठीक है, क्या है, वीक एसिड है, और एक और है हमारे पास HB, वो भी क्या है, वीक एसिड है। दो वीक एसिड का मिक्सचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब वीक एसिड है, इसका कंसंट्रेशन मेरे दोस्त मैंने मान लिया C1, ठीक है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लिया है हम लोगों ने K1, इसका कंसंट्रेशन मान लिया है C2 और डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लिया है K2। अब कहा जाता है यार इसका पीएच निकालो, तो जरा देखो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाता है। तो जरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। HN कंसंट्रेशन ऐसा निकल के आता है, HN कंसंट्रेशन टोटल, HN कंसंट्रेशन टोटल निकल के आएगा K1 C1 प्लस K2 C2। सभी बच्चे ध्यान रखें कि इसका फार्मूला याद रखें। यदि फार्मूला याद नहीं रखते हो तो इस फार्मूले को प्रूफ करने में कम से कम एक पेज लगता है, कम से कम एक पेज लगता है। तो यदि कोई क्वेश्चन आया तो पहले हम एक पेज का फार्मूला प्रूफ करेंगे, फिर पीएच का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, टोटल HN कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, पूरा एक साथ है, अंडर रूट यहां तक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है। K1 की वैल्यू डालोगे, K2 की वैल्यू डालोगे और उनके क्या करोगे, कंसंट्रेशन डालोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये HN कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिएगा। पीएच कैसे निकालते हैं वो सभी जानते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो यार, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा देखो एक फार्मिक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो बेटा 10 की पावर -2 मोलर है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1 × 10 की पावर -4 है। इसी तरह दूसरा है एसिटिक एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे दोस्त 10 की पावर -3 है और Ka जो है वो 10 की पावर -5 है, 1 × 10 की पावर -5। अब पूछा जा रहा है इस मिक्सचर का पीएच बताइए। दोस्त क्या पूछ रहा है, इस मिक्सचर का पीएच बताइए। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, तो हम दोस्तों कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। हम निकालेंगे टोटल HN कंसंट्रेशन इक्वल टू, क्या निकालोगे, टोटल HN कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ठीक है ना दोस्त। अब यार वैल्यू डाल दो जरा। तो जब मेरे प्यारे बच्चे वैल्यू डालोगे तो ये आया 10 की पावर -2 × 10 की पावर -4 अंडर रूट, वो आ गया अंडर रूट में ही 10 की पावर -3 × 10 की पावर -5। अब सारे प्यारे बच्चे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर -8। अब इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल HN इक्वल टू आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूं, इसको 10 की पावर -8 कर लोगे तो 10 की पावर -8 से बाहर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4, यहां क्या बचेगा 100, इसको मैंने लिख लिया 100 × 10 की पावर -8, तो 100 प्लस 1 101 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10.01 या 1 ऐसा कुछ, और 10 की पावर -4। अब टोटल HN यदि मैंने निकाल दिया है तो मेरे दोस्त पीएच तो निकाल ही लोगे। कैसे, किसी बच्चे ने कहा सर कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा यार पीएच का एक ही फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, ठीक है, और माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन कितना रख दोगे, 10.1 × 10 रेज़्ड की पावर -4। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 माइनस लॉग 10.1 क्या लिख देते हैं, ये लिखते हैं और फिर लॉग के साथ ये लिख देते हैं माइनस करके। पहले पावर लिख दो 4, फिर माइनस का साइन लगाओ और यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में लिखा है वो लिख दो, बस आ गया पीएच। और ये हमारा
आंसर आ गया दोस्तों। ये देखो, तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऐसे करोगे यार। तो देखिए हमने पीएच वाला क्लास पूरा खत्म कर लिया है। हमने पीएच एसिड का पढ़ लिया, हमने पीएच एसिड के मिक्सचर का पढ़ लिया, डाइल्यूशन का पढ़ लिया, एसिड बेस का पढ़ लिया, वीक एसिड का पढ़ लिया, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का पढ़ लिया। अब हमें किसका पीएच पढ़ना है? तो मेरे दोस्तों अब हमें पीएच पढ़ना है सॉल्ट का। सॉल्ट का पीएच नहीं पढ़ाया, यदि कोई सॉल्ट हुआ तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उसको क्या बोलते हैं जरा देखिए। नेक्स्ट हेडिंग, ये देखो, पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। इसी को आप लोग नाम देते हो क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसी को मेरे प्यारे बच्चे क्या नाम देते हो आप लोग? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस बात को जरा समझो। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, वो डिस्कस करेंगे सॉल्ट, कि सॉल्ट क्या है। जनरली क्या होता है, किसी से पूछो सॉल्ट क्या है तो वो कहता है एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो मेरे दोस्तों क्या बनता है? सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। मैंने कहा ठीक है यार, ये बात मान ली। तो जरा देखो यार, सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये यार, हमने एक एसिड ले लिया HNO3 और हमने एक बेस ले लिया KOH, रिएक्शन हुई, हमारे पास सॉल्ट बना KNO3 प्लस वाटर। ठीक है ना दोस्त? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। किसी ने कहा सर ठीक है सॉल्ट तो बन गया, अब हम सॉल्ट में दूसरी बात ले जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो जरा गौर समझो, एसिड और बेस के नेचर पर, एसिड और बेस के नेचर पर बेस्ड होकर सॉल्ट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एसिड और बेस के नेचर पर बेस्ड होकर सॉल्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे करते हैं देखिए मेरे दोस्त, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। आपने जब वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराई है, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 हमने क्या किया है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है, कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। और लास्ट जब आप दोनों को क्या कर लो, वीक ले लो, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। ये देखो बच्चों, तो यार दोस्तों सॉल्ट की कैसी कैटेगरी हो सकती है? 4 कैटेगरी हो सकती है। क्यों? 2 सॉल्ट है, मतलब 2 चीजें हैं, एक एसिड है एक बेस, तो दोनों वीक दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से 4 कैटेगरी आती है। अब इन 4 कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब देखो, यदि मेरे से कोई पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसे बनेगा, तो यार आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और दोनों को मिला दिया। देखो ये बातें आप जानते हो तो थोड़ा सा मैं स्पीड से आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता है। ये क्या है, ये मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, ये मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या है, ये जो सॉल्ट आया है वो किसके मिलने से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर एक खास बात आती है। खास बात क्या आती है, बच्चे को एसिड और बेस नहीं दिखाया जाता है, बच्चे को डायरेक्ट सॉल्ट दिखाया जाता है मेरे दोस्त। बच्चे को क्या बोलते हैं, NaCl किसका सॉल्ट है, किस टाइप के एसिड और बेस का सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट किस टाइप के एसिड और बेस का सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड किस टाइप के एसिड और बेस का सॉल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे समझेंगे, तो उसको देखो 2 मिनट में समझाता हूं। गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आप कैसे निकालोगे कि यार वो किस टाइप का सॉल्ट है। तो जरा देखो, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में 2 चीजें होती हैं। यदि कोई सॉल्ट की बात करता है तो सॉल्ट का मतलब हुआ क्या, एक कैटायन है और एक हमारे पास क्या है, एनायन है। यही तो सॉल्ट है कि नहीं। सॉल्ट का मतलब क्या है, कैटायन और एनायन। तो गौर समझिएगा, आप कैटायन को हमेशा दे दिया करो OH और एनायन को हमेशा दे दिया करो HN। कैटायन को जैसे ही OH दोगे तो हमें बेस पता चल जाएगा कौन है उसके साथ का, और इसको HN दोगे तो हमें एसिड पता चल जाएगा कौन है उसके साथ का। और फिर हम आसानी से देख लेंगे। तो हम कभी सॉल्ट को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले उसमें HN और OH मेरे दोस्त चिपकाएंगे। HN और OH चिपकाने से क्या है, हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखो कैसे करते हैं। जैसे यार NaCl है, अब NaCl में इतना तो सब लोगों को पता है कि कैटायन कौन है और एनायन कौन है। अब यार कैटायन यार हमारे पास सोडियम आयन है, इसको जरा OH दो,
तो क्या निकल के आ गया NaOH। और मेरे दोस्तों ये एनायन है, इसको HN दो तो क्या निकल के आ गया HCl। अब बताओ क्या आप नहीं पहचान पाओगे कि ये कैसा सॉल्ट है? 2 मिनट में पहचान लोगे कि ये कैसा सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यदि हमसे कोई पूछता है कि ये सॉल्ट किस कैटेगरी का है, फॉर एग्जांपल देखो एक एग्जांपल और चिपकाते हैं, ठीक है, जैसे आप आसानी से समझ सके कि क्या एग्जांपल है और कैसे है। किसी ने कहा यार सोडियम कार्बोनेट किस कैटेगरी का सॉल्ट है, तो मैंने कहा ठीक है, कैटायन कौन है मेरे दोस्त? सोडियम। एनायन कौन है मेरे दोस्त? कार्बोनेट। कैटायन को क्या दिया? OHN दिया। जब कैटायन को OHN दिया तो क्या बन गया? NaOH। इसको क्या दिया? HN दिया, क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। NaOH के बारे में सब जानते हैं कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। किसी ने कहा सर कैसे? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक ही एसिड है मेरे दोस्तों। तो ये देखो वीक एसिड है। आपको पता चल गया कि यार ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है। तो सॉल्ट का नेचर हम लोगों ने पकड़ना सीख लिया, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का नेचर पकड़ना आना चाहिए। तो पकड़ लोगे ना कि सॉल्ट किस कैटेगरी का है। इतनी बात क्लियर है? अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपने ये बात पढ़ी, अब हम लोग किस कैटेगरी का सॉल्ट यूज करते हैं तो जरा देखो, हम एक एक करके सभी कैटेगरी का सॉल्ट लिख देते हैं। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। वीक एसिड हमारा कौन? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन? NaOH। दोस्तों इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ठीक है ना। इसी तरह से एक और कैटेगरी हमारे पास आ गई, क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट मेरे दोस्त कैसा होगा, क्या बता सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl, वीक बेस NH4OH। किसी ने कहा सर वीक बेस पहचानने में दिक्कत है, तो जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक के बेस है वो सब वीक बेस है, मतलब एमीन जितने भी है सब वीक है। अमोनिया भी वीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव भी वीक है, सभी के सभी वीक होते हैं। अब यार इनको मिलाओगे तो क्या आएगा? NH4Cl प्लस क्या आएगा? वाटर। ये देखो NH4Cl आएगा और मेरे दोस्त क्या आएगा? वाटर आएगा। इस तरह का सॉल्ट मिल गया। अब लास्ट में यदि दोनों को ही वीक कर दिया जाए, यदि हम दोनों को ही वीक कर दें तो क्या होगा? वीक एसिड, वीक बेस। तो वीक एसिड कौन है हमारा? एसिटिक एसिड है। वीक बेस कौन है हमारा? NH4OH है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये देखो प्लस वाटर। तो हमारे पास किस कैटेगरी का सॉल्ट आया? अमोनियम एसीटेट कैटेगरी का सॉल्ट आया, जो क्या है? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्ट की सारी कैटेगरी बता दी। अब आप सॉल्ट को ये भी पहचान लोगे कैसे? मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया। कैटायन को क्या दोगे? OHN। एनायन को क्या दोगे? HN। अपने आप एसिड बाहर आ जाएगा, बेस बाहर आ जाएगा। फिर बच्चों ने कहा सर इसका नेचर कैसे पहचानेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक? तो जरा देखो नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का नेचर कैसे पहचाना जाएगा? तो जरा देखिए यार, सॉल्ट का नेचर क्या है? सॉल्ट का नेचर वही है जो स्ट्रॉन्ग है। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मेरे दोस्तों नेचर एसिडिक होगा। यदि सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। सिंपल सी बात है। और यदि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और दोनों ही वीक है तो पता नहीं, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर एक्वायर करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल है तो इसका पीएच कितना होगा? 7। यदि इनमें से किसी एक को वीक कर दिया जाए, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अब मेरे दोस्त बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? जिसका जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर सॉल्ट एक्वायर करता है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा आएगा। मैथ कमजोर है, साइन उल्टा लगा है। पीएच जो होगा वो क्या आएगा? 7 से ज्यादा आएगा, ठीक है। कैसे? इस तरह से।
तो जरा देखो सॉल्ट का नेचर क्या होता है, जो उसमें स्ट्रांग होगा सॉल्ट उसी का नेचर एक्वायर करता है। यदि मेरे दोस्त एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक स्ट्रांग है तो बेसिक नेचर का होगा। समझ रहे हो आप लोग बातों को? अब जरा बताओ, बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, आप एक और एग्जांपल दो और मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, बच्चे कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। मैंने कहा जरा बताओ इस टाइप का सॉल्ट किस नेचर का होगा? क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिखा है तो स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर भी कैसा होगा? एसिडिक होगा मेरे दोस्त। और यदि एसिडिक है तो पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा मेरे दोस्त। बात समझ गए? नेचर कैसे पकड़ोगे? जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर सॉल्ट क्या करता है? एक्वायर करता है। मगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो गया, और दोनों वीक है तो कहा नहीं जा सकता क्या होगा। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे चला जाता है। यदि कहीं पर वीक एसिड वीक बेस हुआ तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे चला जाता है। वो मे बी एसिडिक, मे बी एसिडिक और बेसिक। वो एसिडिक भी हो सकता है और मेरे दोस्त बेसिक भी हो सकता है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे अभी कुछ देर में। इतनी बात समझ गए? सॉल्ट के बारे में सारा पढ़ा दिया। सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनता है। ठीक है, कितने तरह के हो सकते हैं? 4 तरह के। फिर सॉल्ट का पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्ट किस नेचर का है? तो कैटायन को OH दोगे, एनायन को HN दोगे, उससे ये पता चल जाएगा कि वो किस नेचर का है। मतलब एसिड कौन है उसका और बेस कौन है। और एसिड और बेस पता चल गए तो नेचर पकड़ लोगे। नेचर की बात आई तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया कि जो स्ट्रांग होगा उसी का नेचर सॉल्ट एक्वायर करता है। और दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और दोनों वीक है तो मे बी एसिडिक मे बी बेसिक। अब बात आती है दूसरी हेडिंग की। बच्चों ने कहा सब दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग है सॉल्ट के बाद हाइड्रोलिसिस। भाई हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त। तो जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो तो यार आपने अभी क्या पढ़ा है? सॉल्ट पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस तो पढ़ो। तो कोई बच्चे बता सकता है कि हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है? देखो नाम सुना है आपने, केमिस्ट्री में इसमें तो कम सुनते हो, ऑर्गेनिक में तो खूब सुनते हो, लगातार हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है कि नहीं? तो बताओ हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? तो मेरे दोस्तों जरा गौर समझिए हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं। जैसे देखो ये एक कैटायन है, ऐसे इस पे मैंने वाटर डाला इस तरह से और इसने ये कंपाउंड बनाया। देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या बनाया? ये बनाया। एक रिएक्शन मैंने आपके सामने ये लिखी, इसी को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है इस तरह से। ये देखिए, अब सभी बच्चे इस बात को बताएं कि इस रिएक्शन का क्या नाम रखा जाए। क्यों? नाम तो रखना पड़ता है? नाम नहीं रखेंगे तो बुलाएंगे कैसे, है कि नहीं? तो बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम रखा जाए या क्या नाम होता है। एक बार मैंने फिर वाटर से रिएक्शन कराई, इस बार मैंने ऐसा कुछ बनाया। ये देखो बच्चों, अब बताओ इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो जरा गौर से मेरे प्यारे बच्चों इस बात को पकड़िएगा। जब गौर से देखना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जब मेरे दोस्तों H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो रिएक्शन में, H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, देखो H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यदि वाटर का, तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हो। तो उस रिएक्शन को क्या नाम बोलते हो मेरे दोस्त? हाइड्रोलिसिस बोलते हो। और यदि नहीं ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रेशन बोलते हो। ये रिएक्शन हाइड्रेशन है, ये रिएक्शन हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। कैटायन के चारों ओर क्या हुआ? वाटर एक्युमुलेट हो गया क्योंकि वाटर डाइपोल है। और जबकि हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें केमिकल चेंज आता है। कैटायन किस में कन्वर्ट हुआ है? बेस में कन्वर्ट हुआ है। एनायन जो होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? यदि किसी रिएक्शन में वाटर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस है, और सिर्फ वाटर एक्युमुलेट हो रहा है, ऐड हो रहा है, देखो इसमें वाटर का बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, तो हाइड्रेशन है। क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा इनमें से कौन सी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो बच्चे यही नहीं पकड़ पाते कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोले किसको। तो जरा देखना हाइड्रोलिसिस की डिफिनीशन समझ पा रहे हो ना कि हाइड्रोलिसिस की डिफिनीशन क्या है? जब वाटर के H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोलिसिस है।
नहीं होता है, इस तरह से हुआ तो हाइड्रेशन है। यदि उसके चारों ओर सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके चारों ओर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो क्या है? हाइड्रेशन। अब बच्चों ने कहा सर आपने हाइड्रोलिसिस डिफिनीशन बता दी, सॉल्ट की डिफिनीशन बता दी, अब दोनों को चिपका दो और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डिफिनीशन बता दो और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये समझा दो। तो चलो अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। अब हम लोग यहां पे आ गए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इंडिविजुअल इनको पढ़ा चुके हैं, अब इनको हम मिक्सअप करके पढ़ाते हैं कि भाई सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कैसे की जाती है। तो गौर समझो, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में करना क्या है? करना क्या है? सॉल्ट किससे मिलके बना होता है? कैटायन एनायन, इसका मतलब कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस करनी है। तो सबसे पहले आप जरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो मेरे दोस्त, सॉल्ट किससे मिलके बना होता है? सॉल्ट बना होता है कैटायन और एनायन से मिलके। इसका मतलब आपको हाइड्रोलिसिस किसकी करनी है? कैटायन और एनायन की करनी है। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस करनी है। ये देखो बात समझ पाए, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस करनी है। कैटायन की हाइड्रोलिसिस करने से बेस जनरेट होता है, एनायन की हाइड्रोलिसिस करने से एसिड जनरेट होता है। सिंपल सी बात है। क्यों? कैटायन क्या है? प्लस, तो इसको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। एनायन क्या है? माइनस, तो इसको क्या चाहिए? प्लस चाहिए। सिंपल सी बात है। तो बेस प्लस एचायन और बेस एसिड माइनस ओएचआई, ये रिएक्शन है। तो पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाओ, आप दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेड़ो क्या कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब है कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब है कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखेंगे कैसे? तो मैंने कहा मेरे दोस्त यार तुम लोग तो इतने टैलेंटेड हो, प्यारे बच्चे हो, कैटायन पॉजिटिव होता है तो उसको क्या चाहिए? वाटर का OH बेस बनाएगा और एचायन बनाएगा। एनायन क्या होता है? निगेटिव होता है तो उसको वाटर का क्या चाहिए? एचायन चाहिए और साथ में क्या आएगा? OH आएगा और एसिड बनाएगा। तो रिएक्शन ये होगी। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट। तो जरा देखो, अब हम लोग एक एक करके इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करें? पहले तो एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ लो, क्योंकि अभी तुम समझे नहीं होगे। H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना क्या है? हाइड्रोलिसिस है। और साथ में एक कंपाउंड बनना चाहिए। ये देखो जैसे बना है, ये कंपाउंड बना है AOH का X। अब जरा गौर से इस बात को पकड़िएगा बच्चों, हमने क्या लिया? NaCl लिया ऐसे। किसी ने कहा इसकी हाइड्रोलिसिस करो, तो मैंने कहा अभी 2 मिनट में कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? कैटायन को क्या देना है? OH दे दिया। एनायन को क्या देना है मेरे दोस्त? HN दे दिया। तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये आया, कौन आया? NaOH आया और HCl आया। जरा बताना NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या करेगा? फर्दर 100% डिसोसिएशन करेगा। तो सॉल्यूशन में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा ये क्या है मेरे दोस्त? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जैसे ही बनेगा फर्दर क्या होगा? 100% डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? HN और Cl। ठीक है। अच्छा अब जरा बताओ यहां पर सॉल्यूशन में क्या मिला था? वाटर में क्या NaCl मिलेगा? नहीं, NaCl। अब आप मेरे को गौर से बताइएगा, गौर समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। मतलब वो पानी में बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो कभी रिएक्शन नहीं करते। किसी ने कहा कैसे? तो जरा देखो यार, यदि हम सपोज कर ले कि वो रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएंगे और ये सब स्ट्रॉन्ग है तो फर्दर आयनाइज हो जाएंगे। तो गौर समझिएगा, पानी में रिएक्शन से पहले कौन से आयन है? चेक करो, पानी में रिएक्शन से पहले कौन से आयन है? सोडियम आयन है और Cl आयन है कि नहीं? बिफोर हाइड्रोलिसिस। ये क्या सिचुएशन है? बिफोर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से पहले मेरे दोस्त क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है। उस सॉल्यूशन में कौन कौन है? सोडियम आयन और Cl आयन और वाटर के HN और OH आयन तो नहीं है। अब जरा मेरे दोस्त ये देखो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या है? आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या है? जरा देखना, एक बार पढ़ के सुना देना मेरे दोस्त, है ना प्यारे बच्चों?
तो जरा देखो क्या है, सोडियम आयन और Cl आयन, अभी भी तो वही आयन है, कोई नया कंपाउंड मिला क्या? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो आयन हाइड्रोलिसिस से पहले थे वही आयन हाइड्रोलिसिस के बाद है। चेक करो, ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो इस बात को हम इस तरह से लिखते हैं, नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक है। वो नोट क्या है मेरे दोस्तों, गौर समझिएगा। पहला पॉइंट, तो सॉर्ट ऑफ, गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एक ही पॉइंट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस does not participate in hydrolysis reaction. In hydrolysis reaction, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉन्जुगेट होते हैं बच्चों, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉन्जुगेट होते हैं, हाँ बन गया लेसन्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉन्जुगेट होते हैं वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब जैसे किसी ने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो, अब कैटायन को क्या दोगे, OH, तो जैसे ही तुम कैटायन को वाटर का OH दोगे तो NaOH मिला ना यार, और जब NaOH मिलेगा तो तुम्हें पता नहीं चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट कौन हुआ, उसका कॉन्जुगेट आयन ये हुआ। इसका मतलब सोडियम की जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी सोडियम आयन की। क्यों? क्योंकि वो जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वो फर्दर 100% आयनाइज हो जाती है। तो पहला पॉइंट दिमाग में डाल लो कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, हम इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे Cl आयन, Cl आयन में जैसे ही वाटर डालोगे तो ये क्या बना देगा, HCl और OH। मैंने बताया था निगेटिव को क्या दोगे, H दोगे। अब ये क्या है, ये क्या आया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट कौन है, ये इसका कॉन्जुगेट आयन है। अब ये इसका जो कॉन्जुगेट आयन है, क्या ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यदि वो इस तरह की रिएक्शन करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करेगा जो फर्दर 100% आयनाइज हो जाएगा। तो दिमाग में एक बात बैठा लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन करता है फिर? तो कौन करेगा इसकी बात समझो। ओनली conjugate ion of weak acid and weak base participate in hydrolysis reaction। तो मेरे दोस्त हाइड्रोलिसिस आप किसकी करोगे? वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की। मतलब आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसीटेट आयन की। क्यों? एसीटेट आयन में जैसे ही पानी डालोगे तो वो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और ये एसिटिक एसिड फर्दर आयोनाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये वीक एसिड है। तो आपको एक नया कंपाउंड मिला एसिटिक एसिड, आपको एक नया कंपाउंड मिला एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसीटेट आयन से एसिटिक एसिड बना और एसिटिक एसिड फर्दर 100% डिसोसिएट नहीं हो सकता क्योंकि वो वीक एसिड है यार दोस्त। और वीक एसिड के बारे में आप बोलते ही हो कि वो पार्शली आयोनाइज होते हैं। इसी तरह अमोनियम आयन, अमोनियम आयन को क्या दोगे? आपको पता है कैटायन को हम हमेशा OH आयन देते हैं, तो ये अमोनियम बना और ये बना। अब ये क्या है? ये है हमारा वीक बेस। और दोस्त यदि ये वीक बेस है तो ये भी 100% आयोनाइज नहीं होगा। तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, और जब नया प्रोडक्ट मिलेगा तब बोलेंगे रिएक्शन हुई। हमें एक नया प्रोडक्ट मिला और नया प्रोडक्ट मिला तो हम बोलेंगे रिएक्शन हुई। तो दो बात आप दिमाग में सेट करनी है इतनी देर में। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती।
क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंजुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? वीक एसिड वीक बेस के कंजुगेट आयन की। और रिएक्शन क्या लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया, निगेटिव आयन को प्रोटॉन दे दो और कैटायन को OH आयन दे दो, रिएक्शन अपने आप लिख जाएगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? किसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे? किसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे? वीक एसिड वीक बेस के कंजुगेट आयन। यदि किसी ने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा कि वीक एसिड वीक बेस का कंजुगेट आयन कौन है, तो मैंने आपको पढ़ाया है, एनायन को H आयन दे दो और कैटायन को OH आयन दे दो, अपने आप एसिड और बेस मिल जाएंगे। और एसिड और बेस को पहचानना तो हमें आता ही है ना मेरे दोस्त यार, हम अपने आप पहचान लेंगे। तो चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यार इतनी बात तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली कि उसकी नहीं होगी, तो अब हम किसकी हाइड्रोलिसिस करना पसंद करेंगे? अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। अब हम जो हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की करने जा रहे हैं। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस आप आसानी से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बात आपको आती है। कैसे आती है जरा देखो, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहले तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन है? एसीटेट आयन और सोडियम एसीटेट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करें। अब मेरे दोस्त बताओ इसमें से किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कैटायन की हाइड्रोलिसिस या उसके अंदर के एनायन की हाइड्रोलिसिस। तो प्यारे बच्चों बताओ हाइड्रोलिसिस किसकी करें? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपका जो मार्कर है इसका कलर और इसका कलर मैच कर रहा है। चलिए मैचिंग ही बनानी है, जैसे हम आपसे मैच करते हैं, है ना? हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इसलिए हम लोग खूब मन लगा के पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। उसी तरह से मैच करना है और मैच करते करते कहां तक पहुंच जाना है? सिलेक्शन तक पहुंच जाना है मेरे दोस्तों, ठीक है कि नहीं? सिलेक्शन तक पहुंच जाना है। और बिल्कुल उसी तरह से आपको बैटिंग करनी है जैसे क्रिकेट में होता है। आप देखते हो क्रिकेट में पहले 4-5 ओवरों में बहुत ज्यादा फास्ट खेलते हैं, फिर लास्ट के 4-5 ओवरों में बहुत ज्यादा फास्ट खेलते हैं, और फिर बीच में क्या है, वो सिर्फ एक टाइम पास कर रहे होते हैं, एवरेज। डिट्टो इसी तरह से आप पढ़ते हो। जब बैच स्टार्ट होता है तो जोश में होते हो, खूब पढ़ते हो कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, जिस बैच में भी जो भी कुछ करते हो। तो जब बैच स्टार्ट होता है तो तुम्हारे अंदर जोश होता है। क्यों? तुम्हारे अंदर एक इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, IAS ऑफिसर, अकाउंटेंट, ये सब क्या होते हैं? बसे होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक सपना लेके बैच में आए हो, एक सपना लेके आए हो, और सपने के साथ एक जोश भी लेके आए हो कि हम उसको करेंगे, और फिर तुम करते हो। 5-6 दिन बाद क्या होता है? वो थोड़ा सा डाउन होता है, 15 दिन बाद वो और डाउन होता है, और 20 दिन बाद वो इतना डाउन हो जाता है कि तुम उसको रेगुलर रूटीन में डाल देते हो। रेगुलर रूटीन मतलब जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उसी तरह की रूटीन में डाल देते हो उसको। तुम्हारे अंदर का क्या होता है? जोश खत्म हो जाता है। तो जैसे इस बात को तुम नहीं फील कर पाते हो तो फिर आप रेगुलर पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, बस ऐसे पढ़ लिया। फिर जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है, डेट पास आ जाती है, तो फिर तुम पिकअप पकड़ते हो, और फिर पिकअप करते हो, फिर जोश में आते हो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करते हो और एग्जाम देते हो जाके। और जब एग्जाम देते हो तो फिर ये होता है, अरे यार यदि 20 नंबर और आ जाते तो मैं MBBS होता, यदि 10 नंबर और आ जाते तो मैं इंजीनियर होता है। फिर ये खेल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि तुम लगातार अपने प्लान पे फोकस नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं कि तुम मेहनत नहीं करना जानते हो, ऐसा नहीं है कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम किसी से कमजोर हो। नहीं मेरे दोस्तों, तुम काबिल हो। बस प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है तुम्हारे प्लान पे, कि तुम लगातार उस स्टेमिना को, जोश को बनाए नहीं रख पाते हो, जो तुमने बैच की स्टार्टिंग में बनाया है और जो तुमने एग्जाम के 10 दिन पहले बनाया है। बस उस पूरे पीरियड में उस जोश को यदि बनाए रखो तो तुम पक्का सेलेक्ट होगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं वो तुम्हारे अगल बगल ही तो रहते हैं, है कि नहीं? गुप्ता जी का लड़का सेलेक्ट होता है, मिश्रा जी का लड़का सेलेक्ट होता है, हुसैन का लड़का सेलेक्ट होता है। तो ये कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं? ये इसलिए सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरे गेम में अपना टेम्परामेंट बना के रखा है। वो कभी आपकी तरह लूज नहीं पड़े हैं।
और फिर आप कहते हो कि यार वो कैसे सेलेक्ट हो गया, यार वो तो मेरे से भी कमजोर था, वो कैसे सेलेक्ट हो गया, यार उसको तो ये क्वेश्चन भी नहीं आता था। वो इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि उसका प्लान बेटर था और उसने लगातार अपना जोश कायम रखा, अपनी मेहनत को करता रहा। और तुम क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए? क्योंकि तुमने अपने प्लान पे काम नहीं किया। बीच में जो फेज आता है वो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में सारे बच्चे खूब तेज भागते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लास्ट में भी सारे बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं। मगर ये जो बीच का लंबा फेज है, इस फेज में क्या होता है, बच्चे अपनी स्पीड खो देते हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखो कि हम बीच में अपनी स्पीड को कम नहीं करेंगे, ठीक है? मैं तो कभी नहीं कम करता हूं, तो आप भी मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि अभी भी जान लगाओ, लगातार लास्ट तक जान लगाएंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि बिल्कुल अपने जोश को बनाए रखें। जरा एक बार पीछे झांक कर देखें कि क्या हम 20 दिन पहले, 10 दिन पहले जिस स्पीड से, जिस टेम्परामेंट से पढ़ाई करते थे, क्या उस टेम्परामेंट से आज भी पढ़ाई कर रहे हैं? और यदि लगता है नहीं, तो फिर जी जान लगाएं, फिर से अपने आप को आकलन करें और फिर से मेहनत करने पे जुट जाए, फिर से मेहनत करने पे जुट जाए, ठीक है? मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो मेरा प्लान नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाई करूं? ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ मैनेज होगा, अब पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मैनेज होगा, क्योंकि तुम इस तरह से पढ़ना चाहते हो कि 4 घंटे में सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा क्या करें? 2 घंटे में सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा क्या करें? तो तुम्हारा बैकलॉग भी आएगा और तुम्हारा प्लान सक्सेस भी नहीं होगा। अरे भैया, एक बार मेहनत करना चालू तो करो, 1 महीने मेहनत करो, जी जान लगा के देखना, सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है यार। करो तो सही। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जी जान लगा के पढ़ो, और पढ़ोगे तो सिलेबस भी खत्म होगा, ठीक है? पढ़ोगे तो आएगा भी, और पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से तुम क्या करोगे? पेपर निकाल के आओगे। मगर तुम्हारी तमन्ना क्या होती है? तुम्हारी तमन्ना होती है 2 दिन पढ़े तो तीसरे दिन तुम क्या हो जाओ, सर के पास खड़े हो जाओ कि सर अरे यार आपसे ज्यादा नॉलेज है, अभी देखो पढ़ा देता हूं। तुम्हारी तमन्ना ये है कि 2 दिन पढ़ा, बस तुम्हें लगता है कुछ गेन हो जाए। अरे मेरे दोस्तों, यदि इतना सब कुछ गेन होता तो आज सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर होते, सभी लोग IAS ऑफिसर होते, मगर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 दिन में गेन होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको विग्रस मेहनत करनी पड़ेगी, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और तुम्हारे अंदर का जितना जोश है वो सिर्फ 2 दिन टिकता है, तीसरे दिन बिल्कुल ढीले पड़ जाते हो, अपने उसी रूटीन में आ जाते हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप डटे रहो, लड़ते रहो, तो जीत तुम्हारी होगी। लड़ना मत भूले, पढ़ाई का काम मत भूले। तो डेली सुबह उठ के सबसे पहले यही टारगेट बनाया करो कि हमें पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, और उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है? चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, चल क्या रहा था? हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो यार वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो मैंने तो आपको बताया कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? कैटायन या एनायन की। तो यार इसमें से ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस करें? तो बताओ, कैटायन कौन है? सोडियम आयन। कैटायन को हमने क्या दिया? अलग से कहीं दे लो, OH आयन। कैटायन को हमने क्या दिया? OH आयन। जैसे ही दिया तो क्या मिला? NaOH। तो हम समझ गए इसकी तो हाइड्रोलिसिस करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिएक्शन किसकी लिखनी है? फिर मैंने देखा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन को क्या दिया हमने? H आयन। और क्या बना? एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये क्या है? वीक एसिड। इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी। इसी वजह से मेरे दोस्तों ये रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी, ये देखो, सिर्फ इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, NaOH की हाइड्रोलिसिस हुई नहीं। और इस रिएक्शन को आप फिर कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ये जो रिएक्शन है रियलिटी में ये रिएक्शन है, वो जो ऊपर लिखा है वो आंखों का धोखा है। सोडियम आयन के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही पानी में पड़ा हुआ है। रियलिटी में रिएक्शन सिर्फ ये हुई है, ये रियलिटी में रिएक्शन ये हुई है। सोडियम आयन, यहां पर भी सोडियम आयन है, वहां पर भी सोडियम आयन है, वो तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, नहीं तो ये NaOH नहीं बना है। सोडियम आयन पहले भी अकेला टहल रहा था सोल्यूशन के अंदर, बाद में भी अकेला टहल रहा है सोल्यूशन के अंदर, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन सिर्फ ये हुई है। अब इस रिएक्शन के बारे में समझो, इसका कंसंट्रेशन कितना है? C। ये तो हमेशा एक्सेस में है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है, और ये 0 0 है T = 0 पर।
अब जब इक्विलिब्रियम आएगी, एट इक्विलिब्रियम, तब मेरे दोस्त क्या होगा जरा समझना। C में से कुछ कंसंट्रेशन निकल गया, C माइनस H। देखो C इंटू 1 हम फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे वहां C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा करते थे। अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ थोड़ा नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, काम नहीं चेंज हुआ है, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। नॉमेनक्लेचर, इसी अल्फा को यहाँ H कहा जाता है, और H का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो मेरे दोस्त डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, मगर आप ये ट्रीट कैसे होगा, काम कैसे करेगा, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो रिप्रेजेंट अल्फा करता है वही ये करता है, ये बताता है कितने फ्रैक्शन हाइड्रोलिसिस हुई है। 1 माइनस H लिखा है ना, तो इसका वर्क डिट्टो वैसा ही जैसे अल्फा का है। तो C इंटू 1, एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन C था, तो 1 माइनस H फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन कितना हुआ? ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? CH। ये कितना हो जाएगा? CH। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही अल्फा की जगह है। अब यार देखो, यहां पर इक्विलिब्रियम आया है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम रखेंगे, तो किसी ने कहा सर क्यों रखोगे नया नाम? तो हमने कहा ये रिएक्शन का स्पेसिफिकेशन है, ये एक स्पेशल रिएक्शन चल रही है ना, तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम रख देते हैं। तो पहले हम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाते हैं, नाम बाद में रखेंगे, है ना, नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे। ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या आया? एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड, एक्टिव मास ऑफ OH डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसीटेट आयन। ये देखो, इस तरह से ये बात आई मेरे दोस्त। अब इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम यहां पे रख दिया जाता है KH। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो किसी ने कहा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और मेरे दोस्त यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ टेंपरेचर पे। और किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट पे, ओनली इन पे डिपेंड करेगा, और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा मेरे दोस्त। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आज येलो पेन रखा है मैंने, कल ब्लैक पेन के आया था, तो बस वही चीज है, मगर इंसान तो वही है ना, जिसका नाम क्या है? सर्वेश दीक्षित। तो चलो देखो यार, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो KH इक्वल टू क्या आया मेरे दोस्त? ये आ गया यार, ठीक है कि नहीं? अब इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। ये आया हमारा क्या? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये अब हमें इस सॉल्यूशन का pH भी निकालना है यार, तो कैसे निकालेंगे? तो अब जरा देखो, हम आपको कुछ बातें बताते हैं, गौर से मेरी बात समझिएगा। ये बात समझ पाए कैसे किया? सोडियम आयन की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगी, ये बात समझ पाए? इस रिएक्शन के लिखे होने का मतलब होता है ये रिएक्शन लिखा होना, वो सिर्फ आंखों का धोखा है, और आंखों से हम लोग धोखा नहीं खाते हैं, है ना? वैसे आंखों से ही तुम सबसे ज्यादा धोखा खाते हो, ठीक है, मगर पढ़ाई में आंखों से धोखा मत खाना, है ना? वहां की बात अलग है, उसमें तो धोखा खा जाते हैं, क्या कर सकते हो। तो जरा देखिए यार, एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस हुई है, सोडियम आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है। कितनी हाइड्रोलिसिस हुई? पार्शियली हाइड्रोलिसिस हुई है, अल्फा फ्रैक्शन हाइड्रोलिसिस हुआ, तो C अल्फा बना, और ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? वैसे लिख दिया। अब जरा देखो यार बच्चों, यहां तक बात हो गई। अब पूछ रहा है इसका pH बताओ, तो अब हम आपको क्या कर रहे हैं? सारे फार्मूले लिख रहे हैं, उन फार्मूले को हम लगाएंगे और यूज करेंगे, इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम भी कम है। तो देखो, यहां पे मैंने लिखा सॉल्ट का टाइप, कौन सा सॉल्ट है, टाइप ऑफ सॉल्ट कैसा होगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका क्या? KH। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका H। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका pH। यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका नेचर, कि वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा। टेबल में ये हेडिंग है, और जो बाकी बातें वो मैं लिखता जाऊंगा, आप ध्यान रखिए। तो चलो बच्चों, आपके लिए एक टेबल डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन आएंगे। जरा समझो, सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन हो गया? जैसे NaCl। अब बताओ, इसका क्या KH बनेगा? नहीं। इसका क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बनेगा? नहीं, क्योंकि ये 100%। इसका pH कितना होगा? 7। नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। बात समझ गए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते।
तो ना तो उनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ना ये। अब नंबर दो हमने क्या किया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमने ले लिया, जैसे अभी मैंने पीछे पढ़ाया, ये देखो अभी मैंने प्यारे बच्चों क्या पढ़ाया था, सोडियम एसीटेट। यार भूला मत करो यार, सोडियम एसीटेट यार दोस्त, है कि नहीं? तुम भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। तुम्हारी याददाश्त पे तो डॉक्टर मतलब हमारी जान टिकी है कि नहीं? तुम्हारी याददाश्त पे तुम ही तो डॉक्टर बन के हमारी किडनी को, लीवर को, हार्ट को सही करोगे। कौन सही करेगा? टीचर का कौन दोस्त, टीचर का कौन? प्यारे बच्चे उनके दोस्त हैं, प्यारे बच्चे उनकी फैमिली है कि नहीं? जितना वक्त हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं उतना ही वक्त हम तुम्हारे साथ गुजारते हैं और उससे ज्यादा गुजारते हैं। तो इसीलिए हमें तुम उतने ही अजीज रहते हो जितने वो लोग। क्यों? तो कम से कम पर डे 6 घंटे की टीचिंग करनी पड़ती है, तो यार 6-7 घंटे तुम्हारे साथ गुजारते हैं, 6-7 घंटे उनके साथ भी गुजारते हैं, बाकी टाइम मिलता ही नहीं है। चलो देखो यार, सोडियम एसीटेट, जैसे ही तुम सोडियम एसीटेट के हाइड्रोलिसिस करोगे तो के कितना आएगा, गौर से देखो। पहले लिखो KW, पहले क्या लिखोगे दोस्त? KW। और KW फार्मूला याद करने, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। KW जो वीक हो उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट नीचे आएगा। वीक कौन है? एसिड, तो KW अपॉन Ke। इसी तरह देखो मैंने दूसरा लिखा, इसको देखो, हमने अब लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का एग्जांपल NH4Cl। इसका के कैसे लिखोगे? तो पहले लिख लिया KW, वीक कौन है? बेस, तो क्या आ गया? Kb। अब यदि मान लो किसी ने कहा यार दोनों ही वीक है, इसका कैसे लिखोगे? तो KW लिखा, अपॉन में कौन वीक है? दोनों वीक है, तो दोनों लिख दो, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो एक बात समझ पाए आप कि किस तरह से मेरे दोस्तों आपको ये सब लिखना है। अब आ जाओ इधर कि इनको हम C कैसे लिखेंगे, C का फार्मूला क्या है? ये फार्मूले हम लोग को अच्छे से याद होने चाहिए। अब C का फार्मूला क्या है? बस इसी में अंडर रूट लगा दो, बस इसी में अंडर रूट लगा दो और C का मल्टीप्लाई कर दो, H का फार्मूला आ जाएगा। इसी में अंडर रूट लगा दो और C का मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगी। इसी में अंडर रूट लगा दो और C का मल्टीप्लाई ना करो, लास्ट वाले में C का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस बात पर जरा फोकस रखिएगा कि यहां पर C का मल्टीप्लाई है और यहां पर नहीं है, जैसे कंफ्यूजन ना आए। तो H का फार्मूला ये आ गया। अब इनके pH क्या आएंगे दोस्त? तो जरा देखो इसका pH क्या आएगा, सोल्यूशन कैसा है, नेचर बताओ। जो स्ट्रांग होगा उसी का सोल्यूशन का नेचर बनेगा। स्ट्रांग कौन है? बेस, तो इसका मतलब ये बेसिक है, तो pH कैसा आना चाहिए? 7 से ज्यादा आना चाहिए। 7 + ½ pKa + ½ log C। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। नेचर कैसा होगा? बेसिक। आपको फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूला पर ही क्वेश्चन आएंगे। इसका pH क्या होगा? ये कैसा है मेरे दोस्त बताना। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा। 7 - ½ pKb - ½ log C, और होगा कैसा? एसिडिक। अब इसका यार देखो जरा, इसका होगा 7 + ½ pKa - pKb, ये होगा क्या? 7 + ½ pKa - pKb। अब बेटा यहां पर हमको पता चलेगा कि ये कैसा नेचर रखेगा। देखो यहां पे 3 केस है। यदि pKa की वैल्यू pKb के बराबर है तो मेरे दोस्त ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और यदि pKa pKb से बड़ा है, देखो इधर, यदि ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, 7 आ जाएगा। 7 आ गया तो न्यूट्रल है। यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तो वैल्यू 7 + समथिंग आएगी, और 7 + समथिंग का मतलब कैसा हो गया? बेसिक। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि pH 7 से ज्यादा है, और pH यदि मेरे दोस्त 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक होता है ना। सोल्यूशन ये देखो, और यदि pKb ज्यादा है तो pKb यदि मेरे दोस्त ज्यादा होगा तो क्या होगा? 7 में कुछ माइनस होगा, और 7 में कुछ माइनस होगा तो pH 7 से कम हो जाएगा, और 7 से कम pH हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों समझ रहे हो क्या हुआ? ये टेबल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
आपको वो बातें याद रखनी है जो मैंने बताई हैं, और फिर ये बातें याद रखनी है, ये आपको टेबल याद रखनी है। किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला होता है, उनके पीएच का फार्मूला क्या है, उनके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला क्या है, उनके केएच का फार्मूला क्या है, ये सारी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अब आप चाह रहे होगे कि सर कुछ मैजिक वाला कॉन्सेप्ट बता दो, तो जरूर बताएंगे मेरे दोस्त, जरा गौर समझिएगा। क्या देखो, यहां पे हाइड्रोलिसिस में कहां है, नीचे सी है, यहां पर भी हाइड्रोलिसिस में क्या है, नीचे सी। यदि हम सी की वैल्यू कम करते जाएं तो एच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, चेक करो। यदि हम सी की वैल्यू कम करें तो एच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। इसका मतलब आप प्यारे बच्चों मुझे ये बताना चाह रहे हो कि एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट सी के। कौन कौन से केस के लिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे सॉल्ट के लिए, इन्हीं दो के लिए ना। और इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको डिक्रीज कराओगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब आप क्या करा रहे हो, डाइल्यूशन करा रहे हो। भाई कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, तुम पानी तो मिला रहे होगे या सॉल्यूट मिलाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं यार। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब डाइल्यूशन करना है, और जब ये डाइल्यूशन करोगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा H, और H इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगी, क्योंकि H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, तो हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ यदि कंसंट्रेशन कम होगा तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। मगर किसके केस में, जब उनमें से कोई एक वीक हो मेरे दोस्त। यदि दोनों ही वीक है तो देखो सी का टर्म आया ही नहीं है, सी का टर्म गायब है। सी का टर्म तभी आ रहा है जब कोई एक वीक है। ये देखो, वीक एसिड है तो आ रहा है, वीक बेस है तो आ रहा है, और दोनों वीक है तो सी का टर्म गायब है। इसका मतलब वीक एसिड वीक बेस, यदि दोनों ही वीक होंगे तो कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड नहीं करेगी मेरे दोस्त। तो एक पॉइंट आपको ये दिमाग में बैठाना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और एक पॉइंट मेरे दोस्त ये दिमाग में बैठाना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्या कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगी इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, concentration of salt in case of, डिपेंड नहीं करेगी। देखो H does not depend upon concentration of salt in case of, प्यारे बच्चों, concentration of salt in case of किस, कौन से केस में, बोलो तो सही यार, ठीक है, कौन से केस में, जब दोनों ही वीक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है तो H जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब C पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में C का टर्म गायब है, इक्वेशन में C का टर्म है ही नहीं, तो डिपेंड कैसे करेगा। तो बात समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को करना कैसे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मैनेज कैसे करना है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मेरे दोस्त ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। किसी बच्चे ने कहा सर क्वेश्चन, तो जरा देखो यार, आपका मन बिना क्वेश्चन तो लगता नहीं है ना। अभी तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल वाली बातें कर ली। अब यदि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो रोने लगोगे कि सर यार क्वेश्चन नहीं कराया, पेपर में तो क्वेश्चन आएगा। तो चलो यार प्यारे बच्चों की डिमांड को पूरी करते हैं। क्यों, क्योंकि तुम हो और हम हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक करके देखते हैं कि यार इस पर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे और कैसे आएंगे। तो चलो यार पहले क्वेश्चन को निपटाते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इफ Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज 1 × 10 की पावर -5। ये यार देखो क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, और जैसे ही ये क्वेश्चन दे दिया मैंने 2 मिनट में चिपका दिया। कैसे, जरा गौर समझो। ये क्या है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का। जैसे ही मैंने देखा कि ये सॉल्ट है तो इसका मतलब हमें याद आ गया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फार्मूले कौन से लगाएं, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में तो आपने यार इतने सारे फार्मूले पढ़ा दिए। ये देखो 3 फार्मूले पढ़ाए, अब 3 में से कौन सा चिपका दें।
तो सबसे पहले उसकी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी कि वो किस कैटेगरी का सॉल्ट है। यदि हम ये नहीं ढूंढेंगे तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला मेरे दोस्त अप्लाई करना है। तो मैंने सबसे पहले इसकी कैटेगरी ढूंढी कि ये जो सोडियम एसीटेट है ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है। तो कैसे ढूंढते हैं, अब बाबा भाई ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कैटायन का कौन प्यारा, OH आयन, कैटायन को OH आयन दे दो और निगेटिव आयन को, एनायन को क्या दे दो, H आयन दे दो। तो क्या आ गया मेरे दोस्त, एसिटिक एसिड आ गया। अब बताओ, ये तो यार स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी हाइड्रोलिसिस तो होनी नहीं है, ये हमारा वीक एसिड है, इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। और ये सॉल्ट कैसा हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ। तो जैसे ही हमें पकड़ में आ गया कि ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, हमने उसका फार्मूला लगा दिया। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का फार्मूला है 7 प्लस pKa माइनस प्लस 1/2 log C। क्वेश्चन में वैल्यू चिपका दी, 7 प्लस 1/2 माइनस log Ka, pKa को माइनस log Ka कहते हैं, प्लस 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया है मेरे दोस्त, 10 की पावर -2। अब बच्चों के डिमांड पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, क्या आया, 7 प्लस हाफ, ठीक है, माइनस log Ka, Ka की वैल्यू 10 की पावर -5 है। अब इसको बेटा सॉल्व किया तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, कोई बताएगा, -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि -2 आगे आएगा, 2 कट जाएगा तो -1 आएगा, log 10 1 होता है। अब यार इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो ये आ गया 5/2 और ये आ गया 1, ठीक है कि नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ भाई कोई बच्चा कि आंसर क्या आएगा। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यार आंसर मेरे दोस्तों ये आ गया 7, ठीक है, प्लस 2.5 माइनस 1। तो आई थिंक सभी बच्चों की डिमांड है कि 8.5 आ गया। pH की वैल्यू आ गई 8.5। ये देखो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, यदि कहीं गलत हो तो अपने आप सही कर लीजिएगा, वैसे मैंने सही किया अपने हिसाब से। तो देखो यार मेरे दोस्तों, ऐसे pH निकालोगे इस तरह से। तो किसी बच्चे ने कहा क्या सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा यस बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो किसी ने कहा सर यार थोड़ा इसको टफ कर सकते हो, तो मैंने कहा यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसी क्वेश्चन को देखो अब मैं कैटेगरी में चेंज कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, आंखें खुली होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, आंखें खुली होनी चाहिए। देखना आप क्वेश्चन को घुमा रहा हूं थोड़ा सा, मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे किया, कैलकुलेट pH ऑफ, देखिए मेरे दोस्त ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 100 ml 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 100 ml 10 की पावर -2 मोलर NaOH solution given है Ka of acetic acid is 1 × 10⁻⁵ -5। अब ये सॉल्यूशन हमको करना है, बताओ बच्चों। अब क्या ये आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस कहीं से दिख रहा है, चेक करो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है ये एसिड और बेस के मिक्सचर का केस है। ये देखो हमें एसिड दिया है, ये हमें बेस दिया है, तो हमें लग रहा है ये एसिड और बेस के मिक्सचर का केस है। चेक करो आपको यही तो फील आ रहा होगा कि यार ये तो एसिड और बेस के मिक्सचर का केस है। ये आंखों का धोखा है, इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आंखों का धोखा बहुत होता है ना। जैसे आपको राह चलते आंखों का धोखा होता है, वैसे ही इस चैप्टर में भी बहुत आंखों का धोखा होता है। तो आंखें जरा ध्यान रखिएगा, आंखें सब बताती हैं मगर उनको पढ़ना आना चाहिए, तभी सब बताती है। यदि उनको पढ़ना नहीं आता है तो आंखों का धोखा बहुत तेजी से लगता है, फिर टूटा दिल लिए इधर उधर टहलते रहते हो। तो जरा ध्यान दीजिए कि आंखें धोखा ना खाएं तो कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ना है। देखो यार ये एसिड बेस का मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, क्यों, एसिड बेस के मिक्सचर का जो क्वेश्चन होता है उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिड और बेस के मिक्सचर का जो क्वेश्चन होगा ना मेरे दोस्त, उसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है।
एसिड बेस मिक्सचर के क्वेश्चन में जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको नोट डाल के बता रहा हूं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखो ऐसा, और यदि इनमें से कोई भी एक वीक है तो ध्यान रखना वो हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। यदि उनमें से कोई भी एक वीक है तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। कैसे, जरा देखिए, ये आंखों से धोखा कैसे दिया गया है। ये हमने लगा क्या, एसिटिक एसिड, और ये मेरे दोस्त क्या है, NaOH। हम दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम एसीटेट और वाटर। अब जरा गौर से समझिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो m इंटू वी, तो जब m इंटू वी करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा देखो v किस में होना चाहिए, लीटर में, बना लिया। m कितना है, 10 की पावर -2। इसमें भी यही करो, v कितना होना चाहिए, लीटर में, m कितना है, 10 की पावर -2। तो ये मोल ऑफ एसिटिक एसिड, मोल ऑफ NaOH। अब रिएक्शन कराओ, t इक्वल टू 0 पर ये है एट इक्विलिब्रियम। मेरे दोस्त क्या हुआ, जरा एट इक्विलिब्रियम पकड़ो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्यों, सेम मोल है, 1:1 में रिएक्शन हो रही है। और यहां पर देखो, जो जितने मोल इसके हैं इतने ही मोल इसके हैं, तो पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। इसके बनेंगे कितने, सेम मोल। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितने बनेंगे, जरा प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर दो यार मेरे लिए। 10 की पावर -3 मोल बनेंगे। बताओ, अब जरा बताओ, क्या हम सोल्यूशन मतलब पीएच फाइनल सोल्यूशन का निकालते हैं, क्या हम पीएच फाइनल सोल्यूशन का निकालते हैं? यस मेरे दोस्त, एसिड और बेस मिक्स करने के बाद जो बना उसी का तो पीएच निकालना है, कि रास्ते का निकालने रखते हैं कि एसिड डल रहा है, अरे भाई डल रहा है तो जरा इसका पीएच निकालो। बेस डाल रहे हो, अरे डल रहा है तो चलो इसका पीएच निकालो। जो भैया फाइनल सोल्यूशन बनता है उसी का तो पीएच निकालते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जब उनका पीएच निकालते हैं तो फाइनल सोल्यूशन तो ये है यार, ये देखो फाइनल सोल्यूशन तो ये है। फाइनल सोल्यूशन में कहीं एसिड है ही नहीं और कहीं बेस भी नहीं है। फाइनल सोल्यूशन में मेरे दोस्त सिर्फ सॉल्ट है। देखो ये फाइनल सोल्यूशन है, ये फाइनल सोल्यूशन है, और फाइनल सोल्यूशन में एसिड भी नहीं है, फाइनल सोल्यूशन में बेस भी नहीं है, फाइनल सोल्यूशन में सॉल्ट है, वाटर तो हमेशा ही रहता है। फाइनल सोल्यूशन में कौन है, सॉल्ट। तो भैया इसका केस हुआ, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हुआ। और देखने में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं लग रहा है, लग रहा है एसिड और बेस के मिक्सचर का केस है। एसिड बेस के मिक्सचर में दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। यदि कोई भी एक वीक हो जाए तो ध्यान रखना वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, जैसे पिछला क्वेश्चन था। आपको सॉल्ट का देखो कंसंट्रेशन मिल गया, मोल मिल गए, और वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, 100 ml ये डाल लो, 100 ml ये डाल लो, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बनाया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो मेरे दोस्त सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आ गया, मोल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब सोडियम एसिटेट, तो मेरे दोस्त कितना आ गया, मोल ऑफ सॉल्ट 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 200 ml, और 200 ml को लीटर बना लिया क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है। तो मेरे दोस्तों आ गया 1/200। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्या, pH इक्वल टू। अब यहां पर भी प्रॉब्लम है भाई, फार्मूले तो बहुत सारे हैं, कौन सा चिपकाया जाए। तो जरा देखना ये किस कैटेगरी का सॉल्ट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट आ रहा है, तो उसी का pH चिपका दो। तो क्या आएगा बच्चों, 7 + ½ pKa + ½ log C। अब वैल्यू डाल दो यार, तो वैल्यू आप डाल लीजिएगा, मैं इसको इसी जगह पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। pKa की वैल्यू डाल लीजिएगा 1/2 और log 1/200। अब इसको सॉल्व करके pH निकाल दो। तो देखो यार, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रही है, किसकी हाइड्रोलिसिस कम हो रही है, एक ये, और इस तरह के pH वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई बताइए इसमें से किसका pH ज्यादा है और किसका pH कम है, और क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो ये सारा पोर्शन हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला खत्म कर दिया है। अब आपका मन कर रहा होगा सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यदि आपने खत्म कर दिया है तो आप बफर के बारे में कुछ बता दो। तो चलो दोस्तों यार बफर को ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम दोनों लोग मिलकर बफर को पढ़ते हैं। तो यार देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो जरा मेरे दोस्तों एक बात बताओ कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इस पर डिस्कशन आ रहा है।
तो जरा बताइए बफर क्या है? तो बफर क्या होता है जरा बताओ। नॉर्मल सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने एसिड मिला दिया, तो वो क्या होगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने बेस मिला दिया, तो क्या होगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? मगर यदि कहीं ऐसा कर दिया जाए कि हम किसी सॉल्यूशन में 1-2 ड्रॉप एसिड और बेस डालते हैं और उसका पीएच ना चेंज हो, तो मेरे दोस्तों क्या बोलोगे आप? बताइए, तो मेरे दोस्तों क्या बोलोगे? वो एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन हुआ ना। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम 1-2 ड्रॉप 1-2 ml एसिड या बेस डालते हैं तो पीएच चेंज हो जाता है। मगर यदि कोई ऐसा सॉल्यूशन मेरे हाथ लग जाए जिसमें 1-2 ड्रॉप एसिड या बेस डालने से पीएच ना चेंज हो, तो उसका क्या करेंगे? तो हम उसका एक नया नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। जरा देखो क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो ये एक सॉल्यूशन है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें ऐड कर दिया है क्या, 1 और 2 ड्रॉप 1 and 2 ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर इसी को लिख सकते हो 1-2 ml, 1 और 2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड और मेरे दोस्त क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसका पीएच चेंज नहीं होता है, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन अप्रॉक्स सेम या सेम अप्रॉक्स कांस्टेंट या सेम। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का एक नाम रख देते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, बफर सॉल्यूशन। इतनी सी बस बात है यार दोस्तों, तो बात समझ में आई? यदि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड या 1-2 ml स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो और उसका पीएच नहीं चेंज होता है, तो उस सॉल्यूशन का हम एक नया नाम रख देते हैं, बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है, तो उसका नाम रख दिया गया बफर सॉल्यूशन। तो 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से जिसका पीएच ना चेंज हो, बफर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो? 1-2 ml, यदि आप 1 लीटर 2 लीटर डाल दोगे, 10-15 ml डाल दोगे, 100-200 ml डाल दोगे, तो जरूर चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा मिलाने से चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, आपने कहा तो मान लिया। अब मेरे को एक बात बताओ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि ये बफर सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन बफर होता है? तो मैंने कहा बिल्कुल बात सही कह रहे हो, तो कॉन्सेप्ट चिपकाता हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन बफर होता है? तो गौर से देखो, कौन सा सॉल्यूशन बफर होता है? वीक एसिड और मेरे दोस्त कांजुगेट आयन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस प्लस कांजुगेट आयन ऑफ वीक बेस प्लस वीक एसिड वीक बेस। यदि मेरे दोस्त इस कैटेगरी के 3 पार्ट हैं, ये देखो, इनमें से कोई भी है तो वो बफर है। वीक एसिड और उसके कांजुगेट आयन का सॉल्ट हो, वीक बेस उसके कांजुगेट आयन का सॉल्ट, ये सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस के कांजुगेट आयन का सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस है, तो वो कैसा होता है? बफर होता है। मतलब एग्जांपल अब आप देखता हूं, गौर समझिए, और इनके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, 1 प्रोटॉन का डिफरेंस, इनके बीच में एक OH आयन का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जैसे देखो, एसिटिक एसिड हमारा कैसा है? एसिटिक एसिड हमारा कैसा है? वीक एसिड है, और इसका कांजुगेट आयन कौन होगा? एसीटेट आयन होगा। अब वीक एसिड ये हो गया, अब इसका सॉल्ट, और इसका सॉल्ट का मतलब क्या है? इसमें कोई मेटल लगा दो यार, सोडियम लगा दिया तो इसका सॉल्ट क्या बन गया? सोडियम एसिटेट। किसी ने कहा कैल्शियम लगा दो,
तो इसका सॉल्ट क्या बन गया? कैल्शियम एसिटेट। ऐसे तो वीक एसिड उसका सॉल्ट, वीक एसिड उसका सॉल्ट, ये क्या है? बफर है। मतलब यदि कोई ऐसे लिखता है कि क्या एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन है, क्या एसिटिक एसिड और कैल्शियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन है, तो मेरे दोस्त तुम क्या बताओगे? जरा देखो, ये वीक एसिड है और ये उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, ये वीक एसिड है उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, और वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन के बीच में एक प्रोटॉन या एक OH आयन का डिफरेंस होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये देखो, इस बात को आप विशेष ध्यान दें, ठीक है? तो वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, और वीक एसिड वीक बेस, ये बफर होते हैं। और उनको पकड़ोगे कैसे? ये तो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि यार बफर सॉल्यूशन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो कुछ एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूं। जैसे ये देखो, कार्बोनिक एसिड है, इसको मैंने एक बार डिसोसिएट कराया तो ये आया, इसको फर्दर डिसोसिएट कराया तो मेरे दोस्त ये आया, ऐसे। अब जरा देखिए, इस पर मैंने सोडियम दे दिया या कैल्शियम दे दिया तो ये सॉल्ट बना, इस तरह से। इसको बच्चों मैंने कैल्शियम दे दिया तो ये सॉल्ट बना, इस तरह से। अब मेरे से किसी ने पूछा, जरा देखो क्या क्या पूछा जा रहा है। कार्बोनिक एसिड प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन बफर है हमें ये बताना है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन एक साथ। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, इनमें से बफर कौन है? क्या बता सकते हो? तो देखो कैसे बताना है। ये वीक एसिड है और इसका ये कॉन्जुगेट है, इनके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है या नहीं? वीक एसिड में 2 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन है, तो ये बफर है। वीक एसिड बाइकार्बोनेट आयन के पास भी तो 1 प्रोटॉन है। जरूरी नहीं कि वीक एसिड का मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, वीक एसिड का मतलब आयन भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट आयन है, इन दोनों के बीच में 1 ही प्रोटॉन का तो डिफरेंस है मेरे दोस्त। देखो चेक करो, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 0 है, तो 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है ना, तो इसका सोल्यूशन अभी वीक एसिड ही तो हुआ यार, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल पकड़ो, न्यूट्रल के साथ साथ उसका आयन भी हो सकता है। तो देखो, वीक एसिड और कॉन्जुगेट आयन, ये भी बफर है। अब यहां पर चेक करो, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, यहां पे 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है। वीक एसिड ये है और मेरे दोस्त उसका कॉन्जुगेट ये है, ये नहीं है, ये कार्बोनेट आयन तो बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट है। कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट है, बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट है, कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट कार्बोनेट आयन नहीं है। इसका मतलब ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है। क्यों? इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका निगेटिव आयन चाहिए, उसका कॉन्जुगेट आयन चाहिए, निगेटिव आयन नहीं चाहिए कि कार्बोनिक एसिड का निगेटिव आयन ये है तो बफर बन गया, ठीक है? तो इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये, तो ये दोनों मिलेंगे तो भी बफर बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो भी बफर बनेगा, ठीक है? अब आपका मन कर रहा होगा सर बात तो अच्छी है, तो 2-4 एग्जांपल चिपका दो। तो मैंने कहा ठीक है, जरा मेरे प्यारे बच्चों बताना, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? क्या ये बफर सॉल्यूशन है? बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? बताइएगा आप लोग।
इस तरह से। ये देखो, वीक एसिड उसका कंजुगेट आयन बफर है। फास्फोरस के एसिड वीक एसिड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, वीक एसिड उसका कंजुगेट आयन बफर है। वीक एसिड और उसका कंजुगेट, तो देखो ये कंजुगेट तो बना है मगर ये अलग अलग एसिड है, ये बफर नहीं हो सकते। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, और ये बेंजोइक एसिड थोड़ी ना यार, तो ध्यान रखिएगा वीक एसिड और उसका कंजुगेट आयन में सिर्फ हाइड्रोजन ही मत चेक करते रहना, मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए है। अलग अलग मॉलिक्यूल हुए तो भी नहीं बफर बनेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बफर कब बनना है कब नहीं बनना है। अब किसी ने कहा कि यार बफर बन गया है तो फिर कैसे किया जाएगा। अब बफर बन गया है तो बफर के टाइप भी तो आएंगे, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ बफर बनते हैं, बफर कैसे बनता है ये आप सीख चुके हो, तो अब उसके आगे की बात करते हैं, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो मेरे दोस्तों यार बफर सॉल्यूशन के टाइप की बात करते हैं कि कितनी तरह के हो सकते हैं। तो जरा इस बात को अच्छे से समझिए कि बफर सॉल्यूशन हमारे पास कितनी तरह का हो सकता है। तो देखो यार, बफर का क्लासिफिकेशन करते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट बेटा देखो क्या है बफर सॉल्यूशन का, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरे को हम लोग डिवाइड करते हैं, बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बात है सर एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलोगे, बेसिक किसको बोलोगे। तो यार देखो, वीक एसिड प्लस कंजुगेट आयन सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कंजुगेट आयन सॉल्ट को क्या बोलोगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलोगे। मतलब कहीं ऐसा लिखा है देखो, फार्मिक एसिड प्लस सोडियम फार्मेट, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। HCN प्लस सोडियम काइनेट, ये क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप बोलोगे वीक बेस प्लस कंजुगेट आयन सॉल्ट, कंजुगेट आयन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। मतलब NH4OH वीक एसिड होता है मेरे दोस्त, इसका कंजुगेट आयन कौन हो गया, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का सॉल्ट। इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है एनिलीन, ये क्या होता है, वीक बेस होता है। जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं यार दोस्त, वो सब के सब वीक होते हैं, और इसका सॉल्ट बना दिया एनिलीनियम आयन। ये देखो, तो वीक एसिड वीक बेस क्या होगा, बेसिक बफर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, एसिडिक बफर। अब आपको होगा कि यार सर इनके जरा फार्मूले भी बताओ, हम कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यदि कोई बफर है तो उसका पीएच कैसे निकाला जाए। तो चलो यार दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। देखो यार, हम उसके पीएच की बात करते हैं, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के पीएच की बात करते हैं। तो जरा देखिए कैसे निकालना है अपने को, गौर से इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। देखो यार, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन थे, एक था एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक था हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन। यही तो बात थी ना यार दोस्तों। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमें क्या करना है और बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इस बात पे फोकस करना है। तो जरा देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ये हेंडरसन इक्वेशन बोली जाती है। बेसिक बफर सॉल्यूशन का बेस pOH निकलेगा, pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन मेरे दोस्त क्या, बेस, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये देखो इस तरह से निकलेगा। तो एसिडिक बफर है तो उसका ये, बेसिक बफर है तो उसका ये। यहां पर ध्यान रखना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये है कंजुगेट सॉल्ट, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट सॉल्ट। और ये क्या है मेरे दोस्त, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब वीक एसिड। इसी तरह से यहां पर क्या है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है मेरे दोस्त,
और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है, ये वीक बेस है, सॉरी ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। तो बेसिक बफर में पीओएच निकलेगा, एसिडिक बफर में पीएच निकलेगा। पहली बात तो इतनी आ गई कि इस तरह से निकलेगा, उनके फार्मूले ये है, इस तरह से निकलेगा, इनके फार्मूले ये है, ऐसे। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर जरा यार क्वेश्चन बता दो, तो हमें एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो गौर समझिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने बोला कैलकुलेट पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। एक आपको सॉल्यूशन दिया है, उसका पीएच निकालना है। तो बच्चों ने कहा सर दे दीजिए सॉल्यूशन, निकाल देते हैं, आप टेंशन किस बात की है। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड है, प्लस 2 × 10 की पावर -2 मोलर सोडियम एसिटेट। मैंने कहा यार इसका पीएच बताना है, ठीक है। pKa ऑफ एसिटिक एसिड आपको दिया है, ठीक है ना, 4.75, ये देखो ये आपको गिवन है। तो मैंने कहा यार इसका पीएच बताओ। तो जैसे ही मैंने बोला तो बच्चों ने कहा सर किस मिक्सचर का पीएच बताना है, इस मिक्सचर का। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है अभी बता देते हैं। जरा देखो बच्चों ने ये सेलेक्ट किया कि मिक्सचर कौन सा है। तो बच्चों ने देखा मिक्सचर क्या है, एसिटिक एसिड। दूसरा कौन मॉलिक्यूल है, सोडियम एसिटेट। तो बच्चों ने कहा सर यार ये तो वीक एसिड होता है और ये उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है। मैंने कहा यस यार आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। तो बच्चों ने कहा सर वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट को तो हम बफर बोलते हैं। मैंने कहा हाँ यार उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट को तो बफर बोलते हैं। तो बच्चों ने कहा सर इस क्वेश्चन में बफर का फार्मूला लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट मिला है। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों ने यार इस तरह से फार्मूला लगा दिया, pH = pKa log salt अपॉन एसिड, ठीक है। pKa की वैल्यू डायरेक्ट है 4.75 log salt। सॉल्ट की वैल्यू क्या है बेटा दोस्तों, 2 × 10 की पावर -2। एसिड की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 10 की पावर -2। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो pH की वैल्यू निकल के कितनी आई, pH की वैल्यू निकल के आई 6.75। ये हमारा pH निकल आया, ठीक है कि नहीं। log 2 आएगा, अच्छा सॉरी log 2 की वैल्यू डालोगे तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3 होती है ना। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप अपना डाल लीजिएगा। ये देखो और ये सॉल्व हो गया। बच्चों ने कहा हाँ सर हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए यार पर बच्चों, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये क्या था, जो पीछे वाला क्वेश्चन की डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। आपको एसिड दिख रहा था और सॉल्ट दिख रहा था। जब एसिड और सॉल्ट दोनों विजुलाइज होते हैं, दिखते हैं क्वेश्चन में, तो पीएच का फार्मूला तुम जल्दी से लगा दोगे, पकड़ में आ जाएगा। मगर जरा इस सिचुएशन को पकड़ो, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन हुई तो यार तुम क्वेश्चन कैसे करोगे मेरे दोस्त। गौर समझिएगा इस सिचुएशन को। देखो क्वेश्चन अब ये है, मैंने क्या लिखा है इस बात को जरा देखिए कि क्वेश्चन अब क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखा 100 ml, ठीक है, 2 × 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड मिक्स विद 100 ml, या आप चाहें तो 50 ml ले सकते हैं। 50 ml 1 × 10 की पावर -2 मोलर NaOH solution। calculate pH of resultant solution। आपको एक और चीज दी है, pKa of acetic acid is 4.75। अब यार इस क्वेश्चन को जरा आप देखो कि इसको कैसे करना चाहिए। इस क्वेश्चन की जरा कैटेगरी को अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो क्या ये क्वेश्चन बफर का दिख रहा है, आपको एसिड और बेस मिलाए जा रहे हैं, और एसिड कौन है, वीक एसिड है, बेस कौन है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो आपने ये डाला है एसिड और ये डाला है बेस।
एसिड और बेस का सॉल्यूशन बफर तो नहीं होता है, बफर तो वीक एसिड है, उसके कंजुगेट सॉल्ट को कहते हैं। तो जरा देखना दोस्त, कहानी क्या है, हमने डाला क्या है और रियलिटी में हमें जिसका पीएच निकालना है वो क्या है। गौर से देखिए, आपने डाला क्या, वीक एसिड, और क्या डाला है, NaOH डाला है। ये देखो इस तरह से रिएक्शन होती है तो हमारे पास ये बनता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ऐसा ही तो कुछ होगा मेरे दोस्त। ये देखिए इस तरह से। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि क्या चल रहा है। ये दरवाजा तो बंद करो यार, क्लास चल रही है, उसको बंद ना करो, चलने दो, ऐसे रिकॉर्डिंग जाने दो। आवाज आ रही तो देख तो लो कि आवाज आ रही तो इसको बंद कर दे। हाँ बच्चों देखो यार, ध्यान दो बच्चों, ठीक है, दूसरी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए मैंने ये काम किया है। ध्यान दो बच्चों, पकड़ते हैं क्वेश्चन। देखो यार 100 ml 2 × 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड मिक्स विद 50 ml 1 × 10⁻² मोलर NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच? तो जरा इस बात को पकड़ते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच चाहिए, मैंने इसकी वैल्यू लिखी, तो वैल्यू लिखी तो क्या आया, 100 × 10⁻³ आप समझ गए क्या बन गया, ये है V × M, M की वैल्यू डाल दी मेरे दोस्त, ये देखो ये हो गया V, ये हो गया M, तो ये हो गया एसिटिक एसिड के मोल। NaOH के मोल निकालिए, 50 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻², ये क्या हो गया, ये हो गया V, ये हो गया M, ये हो गया मोल ऑफ NaOH। अब जरा बताओ क्या सेम मोल है? नहीं, तो अब रिएक्शन तो होगी, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, है ना, एसिड और बेस होंगे तो रिएक्शन जरूर करेंगे। अब जब रिएक्शन करेंगे तो जरा गौर से देखो क्या हो रहा है, इस वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर ले, तो ये वैल्यू आ रही है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³, इसको भी जरा प्यारे बच्चों सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू आ रही है 5, ठीक है, 5 × 10⁻⁴, यही तो आ रहा है 5 × 10⁻⁴। इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको चाहो तो हम ऐसे लिख लें तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। देखिए 20 × 10⁻⁴, क्या कोई बुरा मानने वाला है कि 20 × 10⁻⁴ कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 10⁻⁴ ये भी है, 10⁻⁴ ये भी है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। तो अब जरा बताओ, जब इसका 1 मोल खर्च होता है मेरे दोस्त, तो इसका भी 1 मोल खर्च होता है। आप देखो इसकी वैल्यू कम है, ये तो LR हो गया, चेक करो इसकी वैल्यू कम है, 5 × 10⁻⁴ है, और ये 20 × 10⁻⁴ है, इसका मतलब NaOH LR है। यदि NaOH LR है तो क्वेश्चन देखो कैसे जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये कितने बचेंगे, 15 × 10⁻⁴, जगह कम है, और ये कितना बचेगा, 0, ये कितना बनेगा, 5 × 10⁻⁴। मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं ये कैसे हुआ है। 1 मोल इसका लगेगा तो 1 मोल इसका लगेगा, तो इसके पूरे पूरे खत्म होंगे क्योंकि ये LR है, तो ये 0 हो जाएगा, और जितना ये लगेगा उतना ये लगेगा, तो 20 में 5 माइनस कर दो तो 15 × 10⁻⁴ बचा आफ्टर रिएक्शन। और ये रिएक्शन के बाद बनेगा कितना, LR से कंपेयर करके बनाओगे तो ये बना। अब जरा बताओ यार, जिस सॉल्यूशन का दोस्त अपने को पीएच निकालना है उस सॉल्यूशन में है क्या, उस सॉल्यूशन में ये वैल्यू है, जिस सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना है उस सॉल्यूशन में ये वैल्यू है, ये हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन बचा है जरा गौर से देखिएगा, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, एसिड बचा है, और कौन बचा है, और उसका सॉल्ट बचा है। तो यार दोस्त जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहे हो वो तो एसिड और उसका सॉल्ट है, और एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट है, तो ये तो बफर है यार, है। तो आंखों का धोखा देखो फिर आया, इस चैप्टर में 9 मटक्का ज्यादा है, जरा ध्यान रखिएगा, गलत सलत मत कर दीजिएगा कि जो खुली आंखों से दिखा वही चिपका दिया, तो इसमें जरा खुली आंखों से ज्यादा मन की आंखों पर फोकस रखना है, ठीक है। तो गौर से समझिए, 15 × 10⁻⁴ और 5 × 10⁻⁴, मतलब आपके पास क्या है, सॉल्ट है, और आपके पास क्या है, वीक एसिड है। और यदि यार सॉल्ट और वीक एसिड है मेरे दोस्त, तो ये तो बफर हुआ ना यार, बफर हुआ तो क्या चिपकाओगे, बफर चिपकाओगे। तो ये देखो हमने क्या लिखा, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब फार्मूला कैसे लगा, pK की वैल्यू दी है 4.75 प्लस सॉल्ट की वैल्यू चेक करो, सॉल्ट की वैल्यू ये देखो निकल के आई है 5 × 10⁻⁴,
एसिड की कौन सी वैल्यू डालोगे? शुरुआत वाली वैल्यू मत डालना, क्योंकि तुम जिस जगह का पीएच निकाल रहा वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में तो एसिड मेरे दोस्त इतना है ना यार, बात समझ पा रहे हो? जिस जगह का तुम पीएच निकाल रहा हो वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एसिड इतना नहीं पड़ा है, इतना पड़ा है, कितना? 15 इंटू 10 की पावर -4। तो यार वैल्यू भी क्या डालोगे? 15 इंटू 10 की पावर -4 डालोगे वैल्यू, और फिर इसको उठा के सॉल्व कर लोगे। और अब जो काम रह गया है उसमें आप सुपर हो, इसमें तो आप मेरे से भी ज्यादा जानते हो कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो चलो सभी टैलेंटेड बच्चों, इसके आगे की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है? बात समझ पाए कैसे क्वेश्चन आएगा? तो यार ये जो बफर है इसमें भी फंसाएगा वो टफ क्वेश्चन में ऐसे। तो इस बात पर जरा फोकस रखिएगा आप सारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो कैसे क्वेश्चनों को करना है इस बात पर आप अच्छे से फोकस रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चालू करेंगे, तब तक के लिए आप क्या रहे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते रहे, पढ़ाई करते रहे। PYQ अभी हम लोगों ने नहीं किए हैं इस टॉपिक के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और सदा पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सारे प्यारे बच्चों।